नमस्कार, आप सुन रहे हैं श्वेतवर्णा प्रकाशन का विशेष साहित्यिक पॉडकास्ट संवादिनी, जहां शब्दों की संवेदना, विचारों की गहराई और साहित्य की आत्मा से आपका साक्षात्कार होता है। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में एक ऐसे नाम की जिसने आलोचना और इतिहास लेखन की परंपरा को नई दिशा दी। महान साहित्यकार, चिंतक और इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने हिंदी साहित्य को केवल रचनाओं का संग्रह नहीं माना, बल्कि समाज, संस्कृति और जनजीवन के विकास की एक सतत यात्रा के रूप में देखा। उनकी अमर कृति हिंदी साहित्य का इतिहास आज भी साहित्यिक अध्ययन की आधारशिला मानी जाती है। आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन, उनके विचारों और हिंदी साहित्य में उनके अद्वितीय योगदान के बारे में। आइए प्रवेश करते हैं उनके गहन चिंतन और साहित्यिक दृष्टि के संसार में। अक्सर जब भी हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो वहाँ एक खास तरह की सटीकता की उम्मीद होती है। बिल्कुल, जैसे इंजीनियरिंग या गणित में होता है, सब कुछ एकदम नपातुला। हाँ, मतलब मान लीजिए किसी की हड्डी में दर्द है, तो एक्सरे मशीन से एक साफ सफेद लाइन दिख जाती है और डॉक्टर तुरंत बता देता है कि समस्या ठीक इस जगह पर है। सही बात है, वहाँ चीजें पूरी तरह से बाइनरी होती हैं, या तो हड्डी टूटी है या फिर नहीं टूटी है। सब कुछ बहुत स्पष्ट होता है। लेकिन जब किसी भाषा के इतिहास, उसके सदियों के विकास और उसकी आलोचना की दुनिया में हम कदम रखते हैं ना, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। क्योंकि वहाँ कोई स्पष्ट रेखाएं नहीं होती। बिल्कुल, शताब्दियों का साहित्य, हजारों कवि, अनगिनत रचनाएं और समाज के लगातार बदलते हुए मूल्य। हाँ, ये सब एक विशाल, धुंधले और अस्त-व्यस्त समुद्र की तरह होता है। और इस बिखरे हुए अमूर्त समुद्र को एक वैज्ञानिक और तार्किक ढांचे में पिरोना, मुझे लगता है दुनिया के सबसे कठिन बौद्धिक कार्यों में से एक है। और यही आज की हमारी इस गहन चर्चा का मूल विषय भी है। सुनने वालों के लिए समझना बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे बिखरी हुई साहित्यिक सूचनाओं को एक अत्यंत सटीक मनोवैज्ञानिक ढांचे में बदला जा सकता है। तो आज का हमारा विषय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी साहित्य की दिशा तय करने में उनका वो कमाल का योगदान, जिसने आलोचना को महज तारीफ या बुराई करने से निकालकर एक नया शास्त्र बना दिया। हाँ, और इस विश्लेषण के लिए हमने नागरी प्रचारणी सभा के ऐतिहासिक दस्तावेजों, शुक्ल जी की जीवनियों और अर्नस्ट हेकल के अनुवाद पर लिखे गए शोध पत्रों का गहराई से अध्ययन किया है। इसके साथ ही अनअकादमी के नोट्स और हिंदवी के आलोचनात्मक लेखों को भी हमने अपने स्रोतों में शामिल किया है, ताकि हम हर पहलू को कवर कर सकें। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक व्यक्ति ने हिंदी आलोचना को एक मनोवैज्ञानिक आधार दिया, कैसे उन्होंने पश्चिमी विज्ञान और भारतीय दर्शन का एक अद्भुत संगम किया, और क्यों आज भी उनका काम आधुनिक साहित्य के लिए एक कसौटी बना हुआ है। इस पूरी यात्रा को समझने के लिए ना, हमें सबसे पहले उस दौर की जमीन को समझना होगा जहां से शुक्ल जी का उदय हो रहा था। मतलब 19वीं सदी के अंत का समय। हाँ, 19वीं सदी का अंत और 20वीं सदी की शुरुआत। ये वो दौर था जब हिंदी भाषा अपने ही घर में अपने अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही थी। क्योंकि उस समय राजकाज की भाषा कुछ और ही थी ना, है ना? बिल्कुल। मुगल काल में कामकाज की भाषा फारसी थी। फिर जब ब्रिटिश काल आया तो प्रशासन के गलियारों में अंग्रेजी, फारसी और उर्दू का पूरी तरह से वर्चस्व हो गया। और हिंदी हाशिए पर आ गई। हाँ, हिंदी बहुसंख्यक जनता की भाषा तो थी, लेकिन सत्ता से दूर थी। इसी पृष्ठभूमि में साल 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में रामचंद्र शुक्ल का जन्म होता है। उनके पिता ब्रिटिश प्रशासन में सदर कानूनगो थे ना? सही कहा। और एक पिता के तौर पर उनकी स्वाभाविक इच्छा यही थी कि उनका बेटा उर्दू और अंग्रेजी की तालीम हासिल करे, ताकि भविष्य में कोई अच्छी सरकारी नौकरी मिल सके, जो कि उस दौर के हिसाब से बहुत प्रैक्टिकल सोच थी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और विद्रोही बात सामने आती है। बालक रामचंद्र का मन उन प्रशासनिक भाषाओं में नहीं लगा। अच्छा। हाँ, उन्होंने अपने पिता की नजरों से छुपकर, एक तरह से बगावत करते हुए, हिंदी साहित्य का गहरा अध्ययन जारी रखा। पिता से छुपकर हिंदी पढ़ना, ये तो मतलब एक तरह से भाषा के लिए उनका पहला व्यक्तिगत संघर्ष था। और ये महज एक किशोर की जिद नहीं थी। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो यह उस बड़े सांस्कृतिक बदलाव का छोटा सा बीज था जो पूरी हिंदी पट्टी में बोया जा रहा था। और इसी भाषाई संघर्ष को एक बहुत बड़ा संस्थागत आकार मिला साल 1893 में, जब बनारस में
नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। हाँ, बाबू श्याम सुंदर दास और कुछ अन्य छात्रों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। अच्छा। और इनका लक्ष्य बहुत स्पष्ट था, हिंदी को अदालतों और प्रशासन की भाषा बनाना। लेकिन यहाँ एक तकनीकी पेंच था। अंग्रेज प्रशासन का तर्क था कि जिस भाषा का अपना कोई व्यवस्थित शब्दकोश या डिक्शनरी ही नहीं है, उसे अदालती भाषा कैसे बनाया जा सकता? जो कि एक तरह से देखा जाए तो एक जायज सवाल था प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल। और चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये काम वैसा ही था जैसे किसी संघर्षरत भाषा के लिए पहली बार ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी तैयार करना। बिल्कुल सटीक उपमा है ये। हर एक क्षेत्रीय शब्द को खोजना, उसके मूल को समझना और उसे सहेजना, ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। सभा ने पूरे भारत में भाषा सर्वेक्षकों को भेजा ताकि गांव देहात से शब्द इकट्ठे किए जा सकें। और इसी महायज्ञ के परिणाम स्वरूप 11 खंडों वाला हिंदी शब्द सागर तैयार हुआ। 11 खंड, मतलब कितना विशाल काम रहा होगा, बहुत विशाल। और इसी ऐतिहासिक कार्य के दौरान 1909 या 1910 के आसपास रामचंद्र शुक्ल इस संस्था से एक वैतनिक सहायक के रूप में जुड़े, एक पेड असिस्टेंट के तौर पे। हाँ, और यह उनके जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ था। वो सिर्फ शब्दों का अर्थ तय नहीं कर रहे थे, वो एक पूरे सांस्कृतिक पुनर्जागरण को अपनी आंखों के सामने घटित होते देख रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विशाल डिक्शनरी के लिए शुक्ल जी को एक लंबी भूमिका लिखने का काम सौंपा गया था, है ना? बिल्कुल। और यहीं से शब्दों के मानकीकरण की वो प्रक्रिया पूरे 1000 साल के साहित्य को एक तार्किक ढांचे में ढालने की ओर बढ़ जाती है। मतलब उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि शब्दों का विकास कैसे हुआ, बल्कि ये भी बताया कि वो शब्द जिन रचनाओं में इस्तेमाल हुए, उनका इतिहास क्या था। सही कहा। और 1929 में वही भूमिका अपने परिवर्धित रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से प्रकाशित हुई, जो आज भी सबसे प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। लेकिन इस किताब में जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो महज कालखंडों का बंटवारा नहीं है। तो और क्या है? वो है उनका चित्तवृत्ति का सिद्धांत। अरे वाह, ये तो शुक्ल जी की सबसे मौलिक सैद्धांतिक देन है। उन्होंने अपनी पुस्तक की शुरुआत में ही स्पष्ट रूप से कहा था, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। चित्तवृत्ति मतलब जनता की सामूहिक मनोवैज्ञानिक अवस्था, साइकोलॉजिकल स्टेट। बिल्कुल। उनका गहरा तर्क ये था कि जब किसी देश की राजनीति, धर्म और सामाजिक परिस्थितियां बदलती हैं, तो जनता के सोचने का तरीका बदल जाता है, उनका दुख सुख बदल जाता है। हाँ, और चूंकि साहित्य समाज का दर्पण है, इसलिए जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्ति बदलती है, साहित्य का स्वरूप भी अनिवार्य रूप से बदल जाता है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि उन्होंने इतिहास को सिर्फ राजा महाराजाओं या जन्म मरण की तारीखों का रजिस्टर बनने से रोक दिया। 100%। उन्होंने इसे सीधे तौर पर समाज के सामूहिक साइकोलॉजी से जोड़ दिया और इसी आधार पर उन्होंने 1000 साल के इतिहास को 4 स्पष्ट कालों में बांट दिया। आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल कहा, पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल और आधुनिक काल, जिसे गद्य काल का नाम दिया। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। अगर हम वीरगाथा काल को ही लें, जो लगभग 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक चलता है, तो क्या 300 से ज्यादा सालों के एक पूरे युग को सिर्फ वीरगाथा का नाम देना थोड़ा जोखिम भरा या बहुत बड़ा सामान्यीकरण नहीं था? क्या इससे अन्य तरह का धार्मिक या आध्यात्मिक साहित्य छिप नहीं जाता? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और साहित्य जगत में इस बात को लेकर उनकी काफी आलोचना भी हुई है। लेकिन इस शंका का समाधान उनके विधेयवादी यानी पॉजिटिविस्ट दृष्टिकोण को समझने से हो जाता है। पॉजिटिविस्ट दृष्टिकोण, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। विधेयवादी नजरिया एक बहुत ही वैज्ञानिक नजरिया है। ये मानता है कि हर कार्य यानी इफेक्ट के पीछे एक ठोस सामाजिक कारण या कॉज होता है। ओके। तो जब शुक्ल जी ने किसी काल का नामकरण किया, तो उनका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि उस दौर में सिर्फ एक ही तरह का साहित्य लिखा जा रहा था। अच्छा, तो फिर आधार क्या था? उन्होंने उस समय की प्रधान प्रवृत्ति या डोमिनेंट ट्रेंड को आधार बनाया। अगर उस दौर में विदेशी आक्रमण हो रहे थे, युद्ध का माहौल था और वीरतापूर्ण काव्य जनता पर सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल रहे थे, तो उन्होंने उसे उस युग की प्रधान प्रवृत्ति मान लिया। बिल्कुल। तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों और साहित्य के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। जो बाकी साहित्य था, उसे उन्होंने फुटकल या गौण मान लिया। ये तो साहित्य के विश्लेषण में
पूरी तरह से एक साइंटिफिक मेथड लागू करने जैसा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इतिहास को इस सामाजिक मनोविज्ञान से जोड़ने के बाद मुझे लगता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि उन्होंने व्यक्तिगत कवियों को किस तराजू पे तौला। हाँ, और यहाँ उनके विचार बहुत स्पष्ट और प्रखर थे। वे दरबारी और सामंती साहित्य के सख्त खिलाफ थे। मतलब वो साहित्य जो सिर्फ राजाओं के मनोरंजन के लिए लिखा जाता था। हाँ, रीतिकाल का वो साहित्य जो भारी भरकम अलंकारों और शब्दों की बाजीगरी से सजा होता था, शुक्ल जी ने उसका कड़ा विरोध किया। क्योंकि उनकी कसौटी तो कुछ और ही थी। बिल्कुल, उनकी कसौटी थी लोक मंगल की भावना। लोक मंगल, इसे अगर हम आज के संदर्भ में समझें तो इसका मतलब है कि सच्चा साहित्य वो नहीं जो सिर्फ कलात्मक चमत्कार दिखाए। चमत्कार तो मदारी भी दिखाता है। सच्चा साहित्य वो है जो आम जनता के दुखों को समझे और समाज को एक बेहतर नैतिक स्थिति की ओर ले जाए। यहां आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब शुक्ल जी साहित्य को सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं बल्कि समाज की एक साइकोलॉजिकल थेरेपी मान रहे थे। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, साइकोलॉजिकल थेरेपी। और इस बात की सबसे गहरी परतें उनके निबंध संग्रह चिंतामणि में दिखाई देती हैं। हाँ, चिंतामणि में तो उन्होंने इंसान के मूल मनोविकारों का विश्लेषण किया है। क्रोध, घृणा, उत्साह, करुणा, इन सब का उन्होंने इतना चीर-फाड़ करने वाला मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है कि आज के साइकोलॉजिस्ट्स भी हैरान रह जाएं। जैसे उन्होंने क्रोध के बारे में कहा था ना कि क्रोध हमेशा बुरा नहीं होता। हाँ, उनका तर्क था कि अगर क्रोध समाज में फैले अन्याय के खिलाफ है तो वो लोक मंगल का साधक बन जाता है। क्या बात है। और इसी संदर्भ में उन्होंने काव्य को भावयोग का नाम दिया था। भावयोग शुक्ल जी की मेधा का सबसे प्रखर उदाहरण है। देखिए, भारतीय दर्शन में कर्मयोग और ज्ञान योग की तो बहुत चर्चा होती है। हाँ, कर्मयोग और ज्ञान योग तो हम सबने सुना है। ज्ञान योग इंसान को अज्ञान से निकालता है, कर्मयोग उसे स्वार्थ से आजाद करता है। शुक्ल जी ने कहा कि भावयोग मनुष्य को उसके व्यक्तिगत और संकीर्ण भावों से आजाद करता है। मतलब जब हम कोई कविता पढ़कर या नाटक देखकर किसी दूसरे के दुख में रोते हैं, बिल्कुल, तब हमारा हृदय अपनी स्वार्थी सीमाओं से बाहर निकलकर एक मुक्तावस्था में पहुंच जाता है। हम पूरी मानवता के साथ जुड़ जाते हैं। कमाल है। और इसी लोक हृदय को पहचानने की क्षमता के आधार पर ही उन्होंने सूरदास, तुलसीदास और जायसी का मूल्यांकन किया था, है ना? हाँ, उन्होंने इन तीनों को श्रेष्ठता के शिखर पर स्थापित किया और इस तिकड़ी को त्रिवेणी कहा। तुलसीदास जी का रामचरितमानस उनके लिए इसलिए महान नहीं था कि वो एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसमें जीवन के हर रिश्ते और हर मानवीय भाव का अत्यंत आदर्श रूप मौजूद था। बिल्कुल, आप देखिए कैसे उन्होंने भारतीय रस और अलंकार शास्त्रों को, जो बहुत तकनीकी माने जाते थे, सीधे तौर पर मानव मनोविज्ञान के साथ जोड़कर एक नया ही शास्त्र गढ़ दिया। लेकिन इस पूरी चर्चा में सबसे हैरान करने वाला मोड़ तो अब आता है। वो कैसे? शुक्ल जी की ये जो पैनी मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टि थी ना, ये अचानक कहीं से नहीं आई थी। हाँ, ये पश्चिम के दर्शन और भारतीय ज्ञान परंपरा के अद्भुत संगम का परिणाम थी। बिल्कुल, वो सिर्फ आलोचना नहीं कर रहे थे। एक तरफ हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक की, और दूसरी तरफ वही व्यक्ति अंग्रेजी और जर्मन वैज्ञानिक किताबों का अनुवाद कर रहा था। ये बात सच में बहुत से लोगों को चौंका देती है। उन्होंने जोसेफ एडिसन के निबंध प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन का कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद किया, लेकिन जो सबसे बड़ा धमाका था वो हुआ साल 1920 में, जब उन्होंने जर्मन जीव विज्ञानी अर्नस्ट हेकेल की किताब द रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद किया। हाँ, विश्व प्रपंच के नाम से। तो मेरा सवाल यह है, और शायद हमारे श्रोता भी यही सोच रहे होंगे, कि इस सब का असल में अर्थ क्या है? एक साहित्यकार इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और फिजिक्स की किताब का अनुवाद आखिर क्यों कर रहा था? यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि शुक्ल जी सिर्फ एक साहित्यकार नहीं थे, वे भारत के लिए एक आधुनिक तार्किक धर्म यानी मॉडर्न रैशनल रिलीजन की तलाश में थे। अच्छा। अर्नेस्ट हेकेल की किताब पश्चिमी मोनिज्म यानी अद्वैतवाद पर आधारित थी, जो ये मानती है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक ही मूल तत्व से बना है और विज्ञान ही उस सत्य तक पहुंचने का रास्ता है। बिल्कुल। तो जब शुक्ल जी ने इसका अनुवाद किया तो उन्होंने 150 पन्नों की एक बहुत ही जटिल और स्वतंत्र भूमिका लिखी, जहां उन्होंने इस पश्चिमी मोनिज्म को सीधे तौर पर भारतीय अद्वैत वेदांत के समतुल्य खड़ा कर दिया। मतलब डार्विनियन बायोलॉजी और आधुनिक फिजिक्स के निष्कर्षों को भारतीय उपनिषदों के दर्शन के समानांतर रख दिया। हाँ,
वो विज्ञानवाद यानी मटीरियलिज्म और आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म के बीच की खाई को पाटना चाहते थे, ताकि उस समय का भारतीय समाज जो रूढ़ियों में जकड़ा था वो आधुनिक विज्ञान को अपनी ही सांस्कृतिक जड़ों से जुड़कर अपना सके। बिल्कुल। ये एक पराधीन समाज में आत्मविश्वास जगाने का बहुत ही जीनियस प्रयास था। वाकई। लेकिन इतने विशाल कार्य में कुछ कमियां रह जाना भी स्वाभाविक है। बिल्कुल। किसी भी महान विचारक की असली पहचान इस बात से होती है कि उसकी सीमाओं को बाद में कैसे सुधारा गया। तो अगर हम उनकी सीमाओं की बात करें, शुक्ल जी ने नाथों और सिद्धों के शुरुआती साहित्य को महज सांप्रदायिक शिक्षा कहकर साहित्य की मुख्य धारा से लगभग खारिज कर दिया था। और कबीरदास जी के बारे में भी उनका नजरिया काफी सख्त था ना? हाँ, उन्होंने कबीर का वो उचित मूल्यांकन नहीं किया जिसके वे हकदार थे। उनके दृष्टिकोण में तत्कालीन संदर्भों पर ज्यादा जोर था, जबकि लोक परंपराओं की थोड़ी उपेक्षा हुई। कबीर की अटपटी भाषा उन्हें पसंद नहीं आई। लेकिन बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस कमी को पूरा किया। बिल्कुल। द्विवेदी जी ने अपने सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कबीर और नाथ संप्रदाय पर स्वतंत्र पुस्तकें लिखकर यह साबित किया कि वे भारतीय ज्ञान परंपरा की बहुत मजबूत कड़ी हैं। अगर हम संक्षेप में इन दोनों की तुलना करें तो शुक्ल जी का नजरिया तार्किक और स्पष्ट था, वो कॉज एंड इफेक्ट देखते थे, और द्विवेदी जी का नजरिया सांस्कृतिक और कथात्मक था। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है। दोनों की कार्यशैली अलग थी, लेकिन शुक्ल जी की महानता इस बात में है कि उनकी कमियों के बावजूद उनका खड़ा किया गया वैज्ञानिक ढांचा इतना मजबूत है कि आज भी हर शोधार्थी को अपनी बात साबित करने के लिए उन्हीं के तर्कों से होकर गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। आप उनसे असहमत हो सकते हैं, पर उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। और आज के समय में उनकी प्रासंगिकता तो और भी साफ दिखाई देती है। हाल ही में मार्च 2024 में नागरिक प्रचारणी सभा के कानूनी विवाद सुलझने के बाद उनका काम फिर से शुरू हुआ है। हाँ, और सबसे पहला काम उन्होंने शुक्ल जी के इतिहास और अमीर खुसरो की कविताओं का पुनः प्रकाशन करके किया है, जो ये साबित करता है कि आधुनिक आलोचना की पूरी इमारत आज भी उन्हीं की नींव पर टिकी है। बिल्कुल सही। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें तो ये एक ऐसे लड़के के सफर की कहानी है जिसने पितरा से छिपकर हिंदी पढ़ी, जिसने अपनी तार्किक क्षमता, मनोवैज्ञानिक समझ और अनुवाद कला से हिंदी साहित्य को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक इतिहास दिया। उन्होंने साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का दर्पण बताया और पश्चिमी विज्ञान को भारतीय दर्शन से जोड़कर एक तार्किक समाज की कल्पना की। बिल्कुल। और अब इस चर्चा को विराम देने से पहले हमारे सुनने वालों के लिए सोचने का एक नया विचार। आचार्य शुक्ल ने कहा था कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का दर्पण है। आज के इस डिजिटल और सोशल मीडिया के युग में, जब हम सब हर पल रील्स, वायरल ट्रेंड्स और अनगिनत सूचनाओं के शोर से घिरे हुए हैं, हाँ, अगर आचार्य शुक्ल आज हमारे बीच होते तो वो हमारी आज की चित्तवृत्ति का इतिहास कैसे लिखते? क्या वे आज के इस अनंत कंटेंट को लोकमंगल का साधन मानते, या ये मानते कि हम सब एक गहरे मनोवैज्ञानिक भावयोग की बजाय एक अजीब से अकेलेपन और अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं? ये वाकई एक बहुत गहरा और प्रासंगिक सवाल है। एक ऐसा सवाल जिस पर हर साहित्य प्रेमी को, बल्कि हर सजग इंसान को स्वयं विचार करना चाहिए। तो श्रोताओं, ये थी हिंदी साहित्य के महान आलोचक और इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन और कृतित्व पर आधारित हमारी विशेष प्रस्तुति। उनकी दृष्टि ने हिंदी साहित्य को समझने और परखने का एक नया मार्ग प्रशस्त किया। आशा है ये साहित्यिक यात्रा आपको हिंदी साहित्य के गहन अध्ययन और चिंतन के लिए प्रेरित करेगी। श्वेतवर्णा प्रकाशन के इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इसी प्रकार की अन्य साहित्यिक प्रस्तुतियों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।